हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत जायसवाल और आप देख रहे हैं नो विथ एमजे। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7। मुझे पता है कि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, मैं कोशिश करूँगा इसे एक में ही कवर करने का, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी शुरू करते हैं। तो आज के चैप्टर का नाम है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। यहाँ हम जानेंगे कि भू आकृतियाँ किस प्रकार निर्मित हुई और उनका विकास किस प्रकार हुआ। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी। पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृतियाँ आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपरदन करते हैं। आप यह जानते ही हैं कि अपरदन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया का परिणाम है और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है पृथ्वी के धरातल के निर्माण के लिए, जहाँ पर अनेक प्रकार की भू आकृतियाँ हमें देखने को मिलती है और इसके रीजन क्या हैं? प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग। ठीक है, जो कि अपरदन करते रहते हैं बार बार, जिसकी वजह से आकृतियाँ निर्मित होती हैं। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया का परिणाम है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर निक्षेपण होगा तभी, मान लीजिए यहाँ पहाड़ है और ये यहाँ पर मट्टी रहेगा या फिर जो भी, तो पानी जब गिरेगा तो ये यहाँ से इसको काटते हुए आगे लेके जाएगा, तो जहाँ पर ये इसे छोड़ेगा तो निक्षेपण हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अपरदन का परिणाम ही ये क्या है? निक्षेपण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। चूँकि यह अध्याय भू आकृतियों तथा उनके विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले यह जानें कि भू आकृति क्या है। साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। भू आकृति क्या है दोस्तों? जो भी भूखंड होते हैं, छोटे छोटे भूखंड के जमावड़े जहाँ पर होते हैं, वो भू आकृतियाँ कहलाते हैं। अगर पृथ्वी के अगर पृथ्वी के छोटे से मध्यम आकार के स्थलखंड को भू आकृति कहते हैं तो भूदृश्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये बताएगा भूदृश्य क्या है। आइए देखते हैं। बहुत सी संबंधित भू आकृतियाँ मिलकर भूदृश्य बनाती हैं, जो भूतल के विस्तृत भाग हैं। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं, जो कि कुछ भू प्रक्रियाओं उनके कारकों द्वारा निर्मित हैं। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। भू आकृतियाँ किस प्रकार बनेंगी दोस्तों? जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि अपरदन और अपक्षय और निक्षेपण के कारण भू आकृतियाँ बनती हैं। फिर यहाँ पे इसने पूछा था कि भूदृश्य क्या है, तो भूदृश्य बता रहा है दोस्तों कि बहुत सी भू आकृतियाँ जब मिलती हैं तो वहाँ पर भूदृश्य का निर्माण होता है, जो कि भूतल के विस्तृत भाग में, यानी कि ओवरऑल जो हमारा पूरा भूमि है वो भूदृश्य है, लेकिन जो उनके छोटे छोटे टुकड़ों से मिल के बना है भू आकृतियों के मतलब जितनी आकृतियां हैं, आकार हैं धरती के, तो वो क्या है? छोटे छोटे भू आकृतियां हैं और उनसे मिलकर ही हमारा भूदृश्य बना है। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति एक प्रारंभ होता है। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति व प्रकृति में बदलाव आ जाता है, जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति कारण होता है। तो दोस्तों, यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि भू आकृतियाँ क्या होती हैं कि आकृति हमेशा समय समय पर बदलती रहती हैं। जो भी मान लीजिए भूमि है, अब भूमि है तो यहाँ पर क्या हुआ? पानी यहाँ से आ रहा है, चाहे हवा आ रहा है, तो क्या करेगा? यहाँ से इसको काटेगा तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लाकर निक्षेपण करेगा। तो निक्षेपण करने से क्या होगा? यहाँ पर एक और भू आकृति का निर्माण हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये क्या हो रहा है कि हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। अभी आगे इसको कहीं मजबूत या ठोस वो मिल जाएगा पत्थर, तो यहाँ पे क्या बना देगा? ये जलप्रपात बना देगा।
तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। जलवायु संबंधी अथवा वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं ये प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं, जिनसे भू आकृतियाँ रूपांतरित होती है। विकास का यहाँ अर्थ भूतल के एक भाग में एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप परिवर्तित होने की अवस्थाओं से है। यानी दोस्तों अगर कोई भू आकृति है इस प्रकार का और यहाँ पे फिर भू आकृति का निर्माण होता है तो ये क्या कराएगा, विकास कराएगा, भू आकृति का विकास। कहेंगे जुड़ रहे हैं, जुड़ने से क्या होगा, विकास ही होगा। ठीक है, कहाँ गए, सॉरी, आकृति के रूप में दूसरे परिवर्तित होने की अवस्थाओं से है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास है और समय के साथ उसका परिवर्तन हुआ है। एक स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था से की जा सकती है। अब कोई भी आकृति है तो पहले युवावस्था होगी, फिर वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। वो कैसे होगी वो आगे डिफाइन करेगा, आइए देखते हैं। भू आकृतियों के विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू निक्षेपण हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, सोचिएगा। तो आइए देखते हैं नीचे। प्रवाहित जल। आर्द्र प्रदेशों में जहां अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक हैं जो धरातल का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। प्रवाहित जल के दो तत्व हैं, एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है, दूसरा रैखिक प्रवाह है जो घाटियों में नदियों, सरिताओं के रूप में बहता है। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपर्दित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं और परिणामस्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बनती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाती हैं, लेकिन ये नदियों के माध्यम तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपर्दन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप पहाड़ियाँ और घाटियाँ समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब दोस्तों इसमें ये बता रहा है कि प्रवाहित जल क्या कहते हैं, इसके दो मुख्य कारक हैं। कौन कौन से? एक तो धरातल पर जो इसकी जो क्या कहते हैं, जो धरातल निम्नीकरण के उत्तरदायी है। प्रवाहित जल के दो तत्व, एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह। अब धरातल में परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह से आशय पहला ये है कि जैसे ये हमारा पहाड़ है तो यहाँ पे जो पानी आ रही है तो ये तो पहला कारण है, लेकिन दूसरा कारण जो होता है वो क्या कहते हैं, दूसरा जो रैखिक प्रवाह है वो नदियों घाटियों से होता है। अब रैखिक प्रवाह मतलब दोस्तों ये तो नॉर्मल यहाँ पे बह के निकल गया, और रैखिक प्रवाह क्या होगा, जब यहाँ से बहेगा तो कहीं भी मैदानी इलाका में जब आएगा तो ये ऐसे फैलने लगेगा, तो फैलेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, रेखी बनाते हुए आगे बढ़ेगा, यानी विसर प्रकार में। तो रेखी बनाकर आगे बढ़ेगा तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, निक्षेपण होगा। तो उसी की तरफ बता रहा है कि जब तेज ढाल होता है तो अपर्दन तेजी से होता है, और जब यहाँ पर मंद मतलब जब समतल मैदान आ जाता है वहाँ पे वो ऑटोमेटिक धीमा हो जाता है। जो जब धीमा हो जाता है, जब वो धीमा हो जाएगा तो जितने भी उसने अपने साथ अवसाद लेकर आए हुए होते हैं वो यहाँ पर छोड़ते जाते हैं। जब यहाँ पे छोड़ते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ के गड्ढे जो रहेंगे वो भरते चले जाएंगे। ये गड्ढे भर जाएंगे तो यहाँ पे समतल मैदान का निर्माण हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। आइए आगे देखते हैं। क्या ऊंचे स्थल रूपों के उच्चावच का संपूर्ण निम्नीकरण संभव है? ऊंचे स्थलों के उच्चावच मीन्स यहाँ पे बता रहा है कि जो ऊंचे पहाड़ों या फिर ऊंची मैदाने हैं उनका निम्नीकरण मतलब उनका कटाव एक तरह से संभव है। तो ये संभव हो सकता है, लेकिन बारिश के पानी की वजह से बस। स्थलगत
स्थलगत प्रवाह मीन्स यहाँ पे बता रहा है ये जमीनी प्रवाह जो जमीन पे बहते हैं। स्थलगत प्रवाह परत अपरदन का कारण है, ठीक है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित होती हैं। इन अवनालिकाओं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे से समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात व सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। अब दोस्तों क्या है यहाँ पे बता रहा है कि जब स्थलगत प्रवाह होगा यहाँ पे ऐसे, तो वो क्या करेगा, बहुत सारे जो अपना अवसाद लेकर आया है क्या करेगा, यहाँ पे भर देगा और भरने के बाद ही अपना रास्ता बनाने के लिए छोटी छोटी मोटी नदी का निर्माण करना, सरिता हो गया, ठीक है, छोटी छोटी नदियों का निर्माण करेगा, जो कि ये समय के साथ साथ बढ़ते चले जाएंगे, इनका एरिया बढ़ता चला जाएगा। अब ये जब इनका एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, ये बहुत विस्तृत रूप धारण कर लेंगे और ज़्यादा समय के साथ साथ गहरी और चौड़ी होती चली जाएंगी, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे अनियमित जैसे जलप्रपात। हाँ, शुरुआत में जब ये पानी ऐसे इस प्रकार गिरता है, तो बहुत वेग होता है इसमें। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जब यहाँ पे गिरेगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ की अगर मट्टी रहेगी तो उन सबको तो काट देगा, और जहाँ पर उसको कहीं पत्थर या वो मिलेगा तो उसको तो वो नहीं काट पाएगा, बाकी मिट्टी को काटता चला जाएगा। तो इस एरिया को जब नहीं काट पाएगा तो यहाँ के एरिया को काटते काटते यहाँ पे एक गड्ढा बना देगा। तो जब यहाँ पे गड्ढा बन जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जलप्रपात होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही यहाँ बता रहा है कि इसका कालांतर में घाटियों के किनारे ढाल बंद हो जाती है। इस प्रकार अपवाह बेसिन के मध्य विभाजक तथा निम्न, सॉरी कहाँ पे आ गए हम लोग, ठीक है, मध्यावस्था में सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करती हैं और घाटियों में पार्श्व अपरदन अधिक होता है। जब धीमा कटाव होगा तो जाहिर सी बात है पार्श्व अपरदन मतलब ज़्यादा अपरदन हो, मतलब जितने भी अपरदन रहेंगे उसका ज़्यादातर निक्षेपण होगा। कालांतर में घाटियों किनारों की ढाल मंद होती जाती है। इसी प्रकार अपवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो पाते। मतलब यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे कोई गड्ढा आ गया, अब जैसे ये बह रहा है, यहाँ पे कोई गड्ढा आ गया तो इसको तब तक ये भरेगा, जब तक ये नहीं भरता है तब तक ये ऐसे से फैलेगा। जैसे ये यहाँ पे कोई गड्ढा है, पानी ऐसे से फैलेगा। जब ये भर जाएगा तो इसको समतल रास्ता मिल जाएगा, तो ये क्या करेगा, सीधे निकलना स्टार्ट कर देगा नदी, ठीक है। नदी अपरदन के द्वारा बने में यहाँ पर थे निर्माण होता है, जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के विशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें मोनाडनोक यानी मोनाडैनोक्स कहते हैं। नदी अपरदन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान संप्राय मैदान या पेनीप्लेन कहलाते हैं। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। आइए देखते हैं क्या वर्णन किया है। तो पहला युवावस्था है। युवावस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि दोस्तों युवावस्था में नदियों की संख्या कम होती है। नदियाँ उथली हुई आकार की घाटी बनाती हैं, क्योंकि कम होती हैं कि सॉरी कहाँ गया, युवावस्था में नदियों की संख्या इसलिए कम होती है दोस्तों, क्योंकि ये पहले ऐसे तो ये पहाड़ पे से ये निकलेगा, हिमनद जैसे पिघलेगा तो यहाँ से निकलेगा। अब जब ये निकलेगा तो ये कहीं से भी अपना मतलब कहीं से भी कोई घाटी या इसका निर्माण नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका वेग इतना तेज रहता है कि ये कुछ नहीं कर पाता है और ये ऐसे चला जाएगा। और जब ये आगे बढ़ेगा तब इसको धीरे धीरे अपने इसको फैलाना शुरू करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, वी आकार का शेप ले लेगा, ये वी आकार की घाटी बनाएगा, जिसमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या संकरे बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत, चौड़े व समतल होते हैं, जिनमें दलदल व झीलें होती हैं। अब दोस्तों ये जो जल विभाजक यहाँ बता रहा है, जल विभाजक जब यहाँ पे आएगा तो ऐसे विभाजक हो जाएगा। तो ये बीच के एरिया क्या हो जाएंगे, वो घाट हो जाएंगे, साइड साइड के एरिया दलदली हो जाएंगे। तो इन सब का ये निर्माण करने लगता है और कुछ झीलों में परिवर्तित हो जाएंगे। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गंभीरभूत हो जाते हैं, अर्थात विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, जब ये ऊंचे रूप में होंगे तो यहाँ पर क्या होगा,
सॉरी ऊंचे रूप में होंगे तो यहाँ पे ये ऐसे से काटेंगे। जब ये काटते चले जाएंगे तो क्या करेंगे, जब मंद गति पे आएंगे तो धीरे धीरे बढ़ेंगे और ये विसर्पा आकार में बन जाएंगे। और विसर्पा आकार में जब भी बनेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको मट्टियों को काटते काटते ये और गहरे होते चले जाएंगे। अभी तक तो ये प्लेन आ रहे थे, सिंपली सीधे सीधे आ रहे थे और यहाँ पे वी आकार काटा। और वी आकार काटने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये विसर्पा आकार में जाएंगे। और विसर्प आकार में जब ये जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, जिस एरिया से जाएंगे तो वहाँ पे गड्ढा करते चले जाएंगे और वो बहुत गहराई करते चले जाएंगे वहाँ से। तो क्या हो रहा है, कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं। जहाँ अनावृत कठोर चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ जलप्रपात व छिपिक्राएँ बन जाती है। अब दोस्तों ये क्या कर रहा है, गहरी कटाव कर रहा है। गहरी कटाव तब तक होता है जहाँ तक इसको मिट्टी प्राप्त होता है, ठीक है। और जहाँ इसको मिट्टी प्राप्त होना बंद हो जाता है वहाँ पे क्या होती हैं, कठोर चट्टानें इनको मिलती हैं। अब जहाँ से चट्टानें मिलना स्टार्ट होती हैं तो उनको काट नहीं पाता है, उतना ज़्यादा अपर्दन हो नहीं पाता है, तो यहीं से क्या होता है, इनका गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो ये क्या बना देते हैं, जलप्रपात बना देते हैं। यहाँ से वहाँ जलप्रपात व क्षिप्रिकाएँ बन जाती हैं। अब आता है प्रौढ़ावस्था, मैच्योरिटी। यहाँ पर क्या बता रहा है, इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियाँ भी इनमें आकर मिलती हैं। अब दोस्तों मैच्योर कब होंगे, पहले तो युवा थे बहुत तेज़ी से वेग से गिर रहे थे, ठीक है। अब वेग से गिरेंगे तो ये मुख्य नदी कहला जाएंगे। अब मुख्य नदी कब तक रहेंगे, तब तक जब तक ये चलते रहेंगे। और क्या होता है, जब ये आज एक इधर से नदी गिरा, एक इधर से गिरा, तो क्या करते हैं ये लोग इसका क्या करेगा, इधर एरिया जाएगा, किसी का एक इधर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे। जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो क्या करेंगे, सहायक नदियाँ का निर्माण करेंगे। ये ऐसे ऐसे सहायक नदियाँ का निर्माण करने लगते हैं, ठीक है। कहाँ गया, अधिक होती है, सहायक नदियाँ भी इसमें आकर मिलती हैं। या तो निर्माण करेगा या तो मिल जाएगा खुद। नदी घाटियाँ वी आकार की होती हैं जैसा कि मैंने बताया था ऊपर, लेकिन गहरी होती हैं, ठीक है। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती है। युवावस्था में निर्मित समतल, विस्तृत व अंतर नदीय दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक स्पष्ट होते हैं। जलप्रपात व क्षिप्रिकाएँ लुप्त हो जाती हैं प्रौढ़ावस्था में। अब आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम होती हैं और ढाल मंद होता है। नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील आदि बनाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बता रहा है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था दोस्तों एकदम लास्ट स्टेज होता है। लास्ट स्टेज में क्या होता है कि इनका जो इस बहने का स्तर होता है वो विसर्पाकार तो होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, बहुत धीमा हो जाते हैं। इतना ज़्यादा धीमे हो जाते हैं कि इनका जो अपर्दन करके लाए रहते हैं अवसाद, वो क्या करते हैं, जितने भी दलदल होते हैं, ये सब जो दलदल रहेंगे उन सबको भर देते हैं और थोड़ा बहुत झील का भी निर्माण करते चलते हैं, क्योंकि इनका बहुत स्लो हो जाता है। तो वही बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये क्या करते हैं, तटबंध गोरुक झील बनाते हैं। गोरुक झील से चाप झील कहा जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक ऐसे पानी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते आते क्या हुआ कि ये ऐसे से बहते बहते एक समय आएगा कि यहीं से टर्न ले लेगा, ठीक है। अब जब यहीं से टर्न ले लिया तो ये एरिया कट गया। अब जब ये एरिया कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको गोरुक झील का नाम दे देंगे। ये एरिया कट जाएगा, इसमें पानी रहेगा, इसके साइड साइड घाटों का निर्माण हो जाएगा और ये एरिया इधर से बहने लगेगा। तो यही गोरुक झील का बताया। तो जब ये धीमे हो जाएंगे तो ये ऐसे ऐसे आराम से निकलने लगेंगे, तो फिर क्या होगा, ये एरिया को छोड़ देगा, कभी इस एरिया को भी छोड़ देगा, तो कभी इस एरिया को छोड़ेगा, कभी इस एरिया को छोड़ेगा, कभी इस एरिया को छोड़ेगा। तो ये क्या होगा, पतले से ऐसे घूमने लगेगा। तो यही कर रहा है। जब स्पीड कम रहेगी तो ज़्यादा जब आप ही बताओ, जब स्पीड कम रहेगा ऐसे ऐसे स्पीड ये तेज़ी से, ठीक है। अब जब धीमा होगा तो इसी में से ऐसे धीरे धीरे निकलेगा, धीरे धीरे जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड नहीं रहेगी तो इनको काटते हुए नहीं अंदर जा पाएगा। जब अंदर काटते हुए नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, गोरुक झील का निर्माण होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे गोरुक झील का निर्माण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो वृद्धावस्था हो गया। विभाजक, विस्तृत तथा समतल होने में झील दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। अपर्दित स्थल रूप। अपर्दित स्थल रूप कौन कौन से होते हैं, जो अपर्दित होते हैं। पहला आता है घाटियाँ। घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनलिकाओं में
विकसित हो जाती हैं। ये अवनलिकाएं धीरे धीरे और गहरी हो जाती हैं। ये चौड़ी व लंबी होकर घाटियों का रूप धारण करती हैं। लंबाई, चौड़ाई और आकृति के आधार पर ये घाटियाँ वी आकार घाटी, गार्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बता रहा है कि घाटियों का क्या होता है, घाटियों का प्रारंभ कैसे होगा, तंग छोटी सरिताओं के कारण। अब जब यहाँ पे ये युवावस्था से मैच्योरिटी में जाएगा तो ये ऐसे से जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जब ये ऐसे से जाएगा तो क्या करेगा, आसपास के एरिया को घाटी बनाता चला जाएगा, घाटी बनाता जाएगा ना। अब ये कब होगा, जब ये वृद्धावस्था मतलब मैच्योरिटी वाले लेवल पे होगा तो ऐसे से जाएगा। फिर ये क्या करेगा, अपने ऐसे से फैलेगा, 2-3 जगह फैलेगा, तो इनके सेंटर में क्या होगा, घाटियों का निर्माण होने लगेगा। तो ये क्या करेगा, वी आकार में करेगा, या फिर हो सकता है इस प्रकार भी करे, ऐसे निकला फिर ऐसे आके वापस मिल गया, ऐसे आके वापस मिल गया, तो ये इधर आ गया, तो ये वी आकार में नहीं हुआ, ये दूसरे शेप में हो गया। तो बस यही है, घाटियों का घाटी आदि वर्ग की जा सकती है। गार्ज एक गहरी संकरी घाटी है जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। चित्र 7.1 में दिखाया है, देखते हैं क्या बता रहा है यहाँ पे। 7.1 में ये देखो दोस्तों, गार्ज है, यहाँ से नदियाँ गई हैं। अब जब ये नदियाँ जाएंगी यहाँ से इसको काटते हुए ना दोस्तों, तो ये देखिए इसको काट दिया है पूरी तरीके से, सेंटर से ये एरिया कट गया है। अब ये एरिया कट गया तो ऊपर क्या हो गया होगा, घाटी का तैयार निर्माण हो गया होगा। और नीचे देखिए, ये देखिए यहाँ से रास्ता बनाया गया है। अब शायद यहाँ का पानी सूख गया इसलिए ऐसा पिक आया हुआ है, जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और यह भी गार्ज की ही भांति गहरी होती है। गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में, सॉरी दोस्तों, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और यह भी गार्ज की ही भांति गहरी होती है। गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन गार्ज का ही एक दूसरा रूप है। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। उदाहरण के लिए कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से होता है तथा गार्ज कठोर चट्टानों में बनता है। अब आता है जल गर्तिका तथा अवनमित कुंड, पोथोलेस एंड प्लंज पूल्स। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जल गर्तिका कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जल गर्तिका कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में जब नदी क्या करेंगे, जब नदी आएंगी अपरदित किसको करेंगी, पहाड़ को ही करेंगी अपरदित। तो यहाँ से क्या करेंगी, छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़ों को क्या करेंगे, अपने साथ लेकर आएंगी। अब जब अपने साथ लेकर आएंगे तो क्या करेगा, यहीं पे इकट्ठा करते चला जाएगा, यहीं पे करता चला जाएगा, तो ये क्या होंगे, यहीं पे अपने आप घूर्णन करने लगते हैं। एक बार छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़ पत्थर व गुलास में इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है। यह गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी होती जाती है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है, जो जल की ऊंचाई से गिरने व उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अवनमित कुंड कहलाते हैं। अर्धकर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प। अब दोस्तों यहाँ विसर्प का बात कर रहा है। तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती हुई नदियाँ सामान्यतः नदी तल पर अपरदन करती हैं। तीव्र नदी ढालों में भी पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता, लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ अधिक पार्श्व अपरदन करती हैं। तीव्र ढालों पर तीव्रता से बहती नदियाँ सामान्यतः नदी तल पर अपरदन करती हैं। तीव्र नदी ढालों में भी पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बता रहा है कि तीव्र ढाल कब होगा, जब पहाड़ पे से नदी निकलेगी, पानी निकलेगा, तो इसका ढाल इतना तेज होगा कि वो क्या करेगा, अपरदन करेगा। ठीक है, अपरदन तो करेगा लेकिन
विसर्प आकार में नहीं आ पाएगा उस टाइम पे, क्योंकि उसका वेग इतना तेज रहता है कि वो स्ट्रेट निकलता है, एकदम सीधे निकलेगा। वो विसर्प कब करेगा? आगे जाकर, जहाँ पे इसकी गति मंद हो जाती है वहाँ पर। तो ये बोल रहा है कि अपरदन अधिक नहीं होता, लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ अधिक पार्श्व अपरदन करती हैं। तो क्या है, पानी यहाँ पर आया, तेज़ी से निकल गया, तेज़ी से निकल गया तो उतना अपरदन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो यहाँ के अवसादों को उठाते उठाते यहाँ आगे लेके जाएगा। तो वही बता रहा है, बहती हुई नदी अधिक पार्श्व अपरदन करती हैं। अब क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ विकृत होकर बहती हैं या नदी विसर्प बनाती हैं। नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाया जाना एक सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है, क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है, नदी का ढाल बहुत मंद होता है। ठीक है, कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को अधःकर्तित विसर्प या गभीरभूत विसर्प कहा जाता है। चित्र 7.2 में देखते हैं आगे। नदी वेदिकाएं क्या है? नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं, जो कि ये नदियाँ जैसे जैसे जाएंगी वहाँ पे अपना निशान बनाते चलती हैं, वो एक एरिया मतलब रेखांकित करती चलती हैं। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं, जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप है, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपरदन से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं दोस्तों? बाढ़ मैदानों के लंबवत अपरदन से निर्मित होते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं हो सकती हैं जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं। नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती हैं और इनके इस स्वरूप को युग्म वेदिकाएं कहते हैं। अब युग्म वेदिकाएं देख लेते हैं क्या है दोस्तों। युग्म वेदिकाएं देखिए इस प्रकार है, यहाँ पर ऐसे काटा गया है, ऐसे ऐसे काटा है, फिर ऐसे 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 ये ऐसे युग्म वेदिकाएं आ गई। यहाँ पर ये लाइन गया है, पानी का स्तर पहले इतना आया होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों। और अयुग्म वेदिकाएं क्या है? अयुग्म वेदिकाएं कुछ इस प्रकार है, देखिए, मतलब इधर तेजी से था, यहाँ पे तेजी से आया तो यहाँ पे इतना नहीं काट पाया, यहाँ तेजी से आया तो यहाँ नहीं काट पाया, तो जहाँ पे मंद हुआ यहाँ पे काटने स्टार्ट कर दिया, तो ये वेदिका इस प्रकार बन जाएगी। अब यहाँ पे निक्षेपित स्थल रूप, निक्षेपित स्थल रूप कब होगा? जब अपरदन का क्रिया जहाँ पे समाप्त हो जाएगा तो वहाँ का स्थल क्या हो जाएगा? निक्षेपित हो जाएगा। अब जलोढ़ पंख, जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों पर प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। साधारणतः पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ भारी व स्थूल आकार के नद्य भार को वहन करती हैं। मंद ढालों पर नदियाँ यह भार वहन करने में असमर्थ होती हैं, तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। जो नदियाँ जलोढ़ पंखों से बहती हैं वे प्रायः अपने वास्तविक वाह मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती, बल्कि अपना मार्ग बदल लेती हैं और कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें जल वितरिकाएँ कहते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि जिस प्रकार मैदान, जब वहाँ से नदी चलेगी दोस्तों, जब ये नदी चलेगी यहाँ पर, ये यहाँ से नदी चलेगी तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम इसका वेग तेज होगा, लेकिन जब से ये मैदानी एरिया में आएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये बता रहे हैं वहाँ पे जलोढ़ पंख का निर्माण होगा, जलोढ़ पंख का निर्माण होगा। ठीक है। अब मंद ढालों पर नदियाँ यह भार वहन असमर्थ होता है। मंद ढाल रहता है तो ये कहता है जितने भारी भारी अवसाद रहते हैं उनको ज़्यादा आगे तक नहीं ले जा पाते हैं, तो वहीं पे क्या होता है, वहीं पे छोड़ना शुरू कर देते हैं अपने अवसादों को। तो जहाँ पे अवसाद वो छोड़ेंगे, अब यहाँ पे अवसाद इसने यहाँ पे ये आया, यहीं पे ऐसे छोड़ दिया इसने, तो अब क्या हुआ? बाकी पानी जो आएंगी वो क्या करेंगे? इसके टकराते हुए ऐसे से अपना दिशा परिवर्तित करने लगती हैं। तो ये जब दिशा परिवर्तित करेंगी तो क्या होगा? जल वितरिकाएँ का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों। जो नदियाँ जलोढ़ पंखों से बहती हैं वे प्रायः अपने वास्तविक वाह मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती, बल्कि अपना मार्ग बदल लेती हैं और कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें जल वितरिकाएँ कहते हैं। ठीक है। आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति तथा सिर से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु
प्रदेशों में ये तीव्र ढाल वाले व उच्च शंकु बनाते हैं। ठीक है। डेल्टा, डेल्टा क्या होता है आइए देखते हैं। डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही भांति होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र में किनारे बिखेर देती है। अगर यह भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया हो तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्वतरित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तक के निकट व बारीक कण जैसे चीका मिट्टी, गाद आदि सागर में दूर तक जमा हो जाता है। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता जाता है। अब दोस्तों यहाँ डेल्टा का निर्माण के लिए बता रहा है, तो यहाँ सबसे बढ़िया यहाँ पे देख लीजिए, डेल्टा कब होगा, जब ये नदियाँ ऐसे ऐसे आ रही हैं। ठीक है। अब जब नदियाँ आएंगी, आते आते क्या करती हैं, पहले तो ये वितरिकाओं के रूप में होती हैं। ठीक है। ये ऐसे ऐसे रहेंगी, ऐसे ऐसे रहेंगी। अब क्या करती है, अंत में जाके समुद्र से ये मिल जाती हैं। अंत में ये समुद्र से जाके मिल जाती हैं। अब जब ये मिलेंगी तो अपने अवसाद जो रहेगा यहीं पे ये सब छोड़ेंगी। अब जब अवसाद यहाँ छोड़ेंगी दोस्तों, तो यहाँ पर भी ये एक तरीके से ये भरने लगेगा। जैसे हम लोग पीछे देखे थे निक्षेपण में क्या होता था, छोटे छोटे क्षुद्र भर जाते थे, उसी प्रकार ये समुद्र में भी अपने अवसादों को छोड़ने लगेंगी। तो एक तरह से मिट्टी ही छोड़ रही हैं। तो जब ये मिट्टी पाएंगी यहाँ पर, फिर से मिट्टी पाएंगे तो फिर इसका भी अपर्दन करना प्रारंभ कर देती हैं। तो ये फिर से यहाँ पे थोड़े थोड़े और अधिक डेल्टा का निर्माण करने लगती हैं, छोटे छोटे। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश किया है कि सागर के अंदर तक क्या होता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। तो यही रीजन है दोस्तों। आप उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे चित्र में बताया गया है कि किस प्रकार ये मुख्य नदी आ रही है। आते आते यहाँ पे क्या हुआ, इसने ये कुछ भागों में बढ़ गए। अब यहाँ पे क्यों बटे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपर निक्षेपण करते करते यहाँ पे भी कुछ जमा हुआ होगा, फिर जमा होने से फिर ये आगे बढ़ा होगा, फिर यहाँ से कुछ निकल गया होगा। ठीक है। तो यही है, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, ये अपना देखिए समुद्री एरिया को भरते रहेंगे, धीरे धीरे भरते रहेंगे। तो यहाँ ये भी समुद्र की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। बाढ़ मैदान प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पी रोधिका। बाढ़ मैदान प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पी रोधिका क्या है देखते हैं। जिस प्रकार अपर्दन से घाटियाँ बनती हैं, उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। जिस प्रकार अपर्दन से घाटियाँ, अब दोस्तों अपर्दन से घाटियाँ क्या होगा, अपर्दन से यही ना होगा। जैसे यहाँ पे ऐसे है, पहाड़ है, यहाँ पे क्या हुआ, अपर्दन होना शुरू हुआ। अब जब यहाँ अपर्दन होगा तो क्या करेगा, बड़े बड़े मट्टियों को काटते काटते जाएगा, तो यहाँ साइड साइड में क्या होगा, घाटों का निर्माण होता जाएगा। लेकिन जिस तरफ निक्षेपण करेगा वो स्थलाकृति हो जाएगी। ठीक है। वो ये बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप हैं। ठीक है। विकसित करें, बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप हैं। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। इसी प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत, चीका मिट्टी और गाद आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जल धाराओं में मिलते हैं, और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाते हैं। अब यहाँ बता रहा है, जब स्थल पर पानी आने लगेगा, यहाँ पर पानी ऐसे ऐसे आने लगेगा तो क्या करेंगे, बाढ़ का निर्माण करने लगेंगे। तो बाढ़ का निर्माण जब होगा, जब जल स्तर बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बाढ़ का आना है। तो जब बाढ़ आएगा तो क्या होगा, इनके साथ जितने भी मट्टियाँ रहेंगे, अवसाद रहेंगे, वो एरियाओं में फैलना शुरू हो जाते हैं, पास के इलाकों में फैलेंगे। तो क्या होता है, जब बाढ़ तो पानी हट जाता है, बाद में तो वो हट जाएगा, लेकिन क्या करेगा, अपना ये जो अवसाद होता है उसको छोड़ देता है, जिसमें चीका मिट्टी हो गया और जो भी इसमें बताया गया है, हाँ, जैसे रेत, चीका मिट्टी और गाद आदि क्या करते हैं, ये बहने वाले कम वेग धाराओं से मिलते चले जाते हैं। ठीक है। बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है, उस तल पर जमा हो जाते हैं। नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि अब ऐसे क्या है कि ये तल है इस ऊंचाई पे। ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, नदी जा रही है, तो यहाँ अवसाद छोड़ेगा, अवसाद छोड़ते छोड़ते उसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये स्थल के बराबर हो जाती है। तो क्या होता है, पानी जो आती है तो वो तो उतना ही आ रही है, लेकिन जब स्थल का बराबर होना क्या होता है, पानी को फैलाने का एक जरिया बन जाता है। तो यहाँ से फैलने लगता है पानी, तो बाढ़ का रूप धारण होने लगता है। यही बता रहा है। तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर ऊंचाई होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं। तो कौन कौन से, बाढ़ निक्षेप व सरिता निक्षेप। अब क्या है, वो कैसे बनेंगे, ये उनकी ऊंचाई किस प्रकार होगी, बाढ़ के निक्षेपों से होगी। यानी जब बाढ़ का पानी ऊपर आएगा तो कुछ मट्टियाँ छोड़ के जाएगा, तो क्या होगा,
बाढ़ निक्षेप हो जाएगा। वही सरिता निक्षेप कब होगा? सरिता निक्षेप जब कोई नदी गुजर रही है, वहाँ से जब वो उस एरिया को भरेगा तो क्या हो जाएगा? सरिता निक्षेप। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों कटे हुए या छूटे हुए भाग हैं। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग हैं, उनमें स्थूल पदार्थों के जमा होते हैं। ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं, अपेक्षाकृत महीन कणों, चिकनी मिट्टी, गाद आदि के होते हैं। ये क्या बता रही है? देखिए विसर्पी रोधिकाएं बता रहा है, इस प्रकार से ऐसे घूम कर आ रही है। प्राकृतिक तटबंध क्या हो रहा है? देखिए हल्का हल्का उड़ गया है। बाढ़कृत मैदान क्या है? ये समतल बाढ़कृत मैदान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं में बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप हैं जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित हैं। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। ये तटबंध नदियों के पार्श्वों में स्थूल पदार्थों के रैखिक निम्न व समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। नदी रोधिकाएं यानी पॉइंट बार्स या विसर्पी रोधिकाएं मिएंडर बार्स बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती है और ये रोधिकाएं प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनी है। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। नदी विसर्प क्या है? मिएंडर्स विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियां शायद ही सीधे मार्गों में बहती होंगी। वह डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें विसर्प कहा जाता है। अब दोस्तों विस्तृत मैदान होता है, जब विस्तृत मैदान उनको यहाँ पे इतना बड़ा मैदान मिल गया मान लीजिए एक, तो ये क्या होगा? ये इस तरह तो बहेंगी नहीं सीधे सीधे, इस तरह तो बहेंगी नहीं, ये लूप में बहेंगी। इस प्रकार जंग बनाते बनाते ये चलती हैं ये, तो ये लूप में चलना ही क्या होगा? नदी विसर्प कहलाएगा, उन्हें विसर्प कहा जाता है। विसर्प एक स्थल रूप न होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। नदी विसर्प के निर्मित होने का कारण निम्नलिखित है। पहला, मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना। तटों पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित जमाव जिसे जल के दबाव का नदी पार्श्व बढ़ना। प्रवाहित जल का कोरियोलिस प्रभाव से विक्षेपण, ठीक उसी प्रकार जैसे कोरियोलिस बल से वायु प्रवाह निक्षेपित होता है। अब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है। जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा पार्श्वों का कटाव अधिक होता है। नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह मोड़ नदी की अंदरूनी भाग में जलोढ़ जमाव कारण गहरे हो जाते हैं और बाहरी किनारा अपर्दित होता रहता है। अगर अपर्दन, निक्षेपण तथा निम्न कटाव न हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कम हो जाती है। प्रायः बड़ी नदियों के विसर्प में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और उत्तल किनारों पर अधोमुखी कटाव होते हैं। अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं जो अधिक अपर्दन से तीव्र कगार स्टीप क्लिफ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उत्तल किनारों का ढाल मंद होता है और विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पर अपर्दन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झील बन जाती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ बता रहा है कि किस प्रकार अपर्दन जब होता है तो ये क्या हो रहा है? अपर्दन जब होगा तो ये क्या पहले जब ये समतल मैदान पे आता है तो इसका गति जो रहता है वो मंद होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पहाड़ है। यहाँ से जब ये गिरेगा पानी, इसका गति बहुत तीव्र होगा, लेकिन जब ये मैदान पे आएगा तो इसका जो गति रहेगा बहुत धीमा हो जाएगा। तो जितना ही धीमा ये ऐसे से बहेगा उतना ही ये इसको काटता जाएगा, मतलब यहाँ से अपरदित करता चला जाएगा। तो जब करता चला जाएगा तो आगे जाते जाते ये क्या करेगा? उसको अपरदित करने के लिए कुछ दबाव हो जाएगा जिसकी वजह से ये इसको विसर्प आकार में काटने लगेगा, मतलब इस प्रकार चलने लगेगा ऐसे ऐसे। और ऐसे ऐसे चलते चलते क्या होगा? एक समय ऐसा भी आएगा कि ये ऐसे चलते चलते ये एरिया को काट देगा,
सॉरी फिर से मैं समझाता हूँ। ऐसे ऐसे सॉरी ये ऐसे चला सर्पाकार में, तो क्या होता है कि कभी कभी क्या करेगा कि ऐसे चलते चलते जब इसका गति बहुत ही ज़्यादा तीव्र होता है, अपर्दन से तीव्र कगार के रूप में परिवर्तित होता है, तो यहाँ पे जब ये थोड़ा सा स्पीड जब इसकी बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, इसको यहीं से काट देगा। अब यहीं से काटेगा और यहीं से ऐसे आगे बढ़ जाएगा। तो यही क्या करा, ये काटने वाले हिस्सा जिसको इसने काट दिया, ये हिस्सा क्या होगा, गोखुर झील का निर्माण हो जाएगा। यहीं से गोखुर का झील निर्मित होगा, बन जाती है। भौम जल, अंडरग्राउंड वाटर। भौम जल यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। भौम जल यहाँ, जैसा कि हम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा था रिसोर्स, तो उसमें बता रहा था कि भौम जल यानी भूमि का जल भी हमारा एक प्रकार से रिसोर्स है। तो यहाँ पे वो उसके सेंस में मत समझिएगा। यहाँ बता रहे हैं भौम जल यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। यहाँ भौम जल का अपर्दन के कारक के रूप में और उसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन किया गया है। जब चट्टानें पारगम्य, कम सघन, अत्यधिक जोड़ों, संधियों व दरारों वाली हों तो धरातलीय जल का अंतःस्रवण आसानी से होता है। लंबवत गहराई पर जाने के बाद जब धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों व संस्तरण तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करता है, जल का यह क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह की ही चट्टानों के अपर्दन का कारण है। जल का यह क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपर्दन का कारण है। भौम जल में पदार्थों के परिवहन द्वारा बने स्थल रूप महत्वहीन है। क्या बोल रहा है, भौम जल में पदार्थों के परिवहन द्वारा बने स्थल रूप महत्वहीन है। इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार के चट्टानों में नहीं देखा जा सकता। लेकिन ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर या डोलोमाइट जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उसमें धरातलीय व भौम जल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घोलीकरण व अवक्षेपण अनेक स्थल रूपों को विकसित करते हैं। और ये दो प्रक्रियाएं, घोलीकरण व अवक्षेपण, या तो चूना पत्थर व डोलामाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतरासंतरित पाई जाती हैं। अब यहाँ दोस्तों क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भौम जल जो भौम जल एक तरीके से ये वाला जो भौम जल है जो ऐसे से चल रहा है, तो क्या करता है, या तो ये पहले तो अपने ऊर्ध्वाधर की वजह से चट्टानों को या तो काटेगा, तो काट तो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ही, सॉरी दोस्तों इसको भूल जाइए, मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब जो अपर्दन क्रिया है वो ऐसे ऐसे तो चलती आती है, लेकिन वो कब तक चलेगी, मतलब कब तक चलेगी, जब तक वो समतल मैदान पाती रहती है। लेकिन जब उसे चट्टानें मिल जाती हैं, रास्ते में इस प्रकार की चट्टानें मिल जाएंगी, तो इनको तो काट नहीं पाएगा। तो ये क्या करता है, इनके बीच में जो किनारे या रास्ते होते हैं, जो दरारें होती हैं, उनमें से ये क्या करता है, निकलता रहता है, उनमें से जगह बना के ये निकलता है। अब यहाँ बता रहा है कि जल का यह क्षैतिज ऊर्ध्वाधर प्रवाह चट्टानों का अपर्दन कारण है, ठीक है। अब भौम जल में पदार्थों के परिवहन द्वारा बने स्थल रूप महत्वहीन, इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार के चट्टानों में नहीं देखा जाता। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो चट्टानों का अपर्दन का यहाँ पर है, तो वो किस दो प्रकार को ही चट्टानों को अपर्दन कर पाएगा, जैसे कौन कौन से, क्या कहते हैं, चूना पत्थर या डोलोमाइट। इनको किस प्रकार करेगा, घोलीकरण व अवक्षेपण करके। अब जो चूना पत्थर की चट्टानें होंगी उनको वो घोलीकरण के माध्यम से उनको काट पाएगा। अदरवाइज वो जो आग्नेय शैल या फिर वो दूसरे शैल होते हैं उनको ये नहीं काट पाएगा, क्योंकि बहुत हार्ड होते हैं, उनको काटने में बहुत समय भी लगता है। तो नदियाँ तो नहीं काट पाएंगे, उसे सागर या समुद्र ही काट पाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 7th-8 में पढ़ा होगा, जो ऐसे ऐसे पहाड़ें होती हैं तो बीच में से ऐसे टकराते ये रास्ता बन जाता है, प्लेन ऊपर पठार बन जाता है, तो वो चीज़। लेकिन जब यहाँ पे एक चूना पत्थर का पहाड़ होगा और डोलोमाइट होगा, तो उनको वो घोलीकरण और अवक्षेपण के माध्यम से उसको काट सकता है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को कार्स्ट स्थलाकृति का नाम दिया गया है। यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कार्स्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है। अपर्दनात्मक तथा निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थल रूप कार्स्ट स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। अब आता है
अपरदित स्थल रूप। अपरदित स्थल रूप क्या क्या है? कुंड है, पूल्स, धौलरंध्र, स्किन होल्स, लैपीज तथा चूना पत्थर चबूतरे, लाइमस्टोन। तो चलिए दोस्तों अपरदित स्थल रूप पढ़ते हैं। कुंड, घोल रंध्र, लैपीज और चूना पत्थर चबूतरे, इनका निर्माण होता है अपरदित स्थल रूप में। अब देखते हैं क्या है। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है, जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र या स्वालो होल्स कहते हैं। घोल रंध्र काष्ठ क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं। घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार व नीचे कीप की आकृति के होते हैं और इनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तक तथा गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है। इनमें से कुछ का निर्माण अकेले घुलन प्रक्रिया द्वारा ही होता है और कुछ अन्य पहले घुलन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। और अगर इन घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो ये बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र कोलैप्स सिंक्स के नाम से जाने जाते हैं। अधिकतर घोल रंध्र ऊपर से अपरदित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं और उथले जल कुंड जैसे प्रतीत होते हैं। ध्वस्त घोल रंध्रों को डोलाइन भी कहा जाता है। ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा घोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सामान्यतः धरातलीय प्रवाहित जल घोल रंध्रों व विलयन रंध्रों से गुजरता हुआ अंतःभौमी नदी के रूप में विलीन हो जाता है और फिर कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा से भूमिगत नदी के रूप में फिर निकल आता है। जब घोल रंध्र व डोलाइन इन कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी तंग तथा विस्तृत खाइयां बनती हैं, जिन्हें घाटी रंध्र या युवाला कहते हैं। धीरे धीरे चूनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों व खाइयों के हवाले हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमितता, पतले व नुकीले कटक आदि रह जाते हैं, जिन्हें लेपीज कहते हैं। इन कटकों या लेपीज का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कभी कभी लेपीज के ये विस्तृत क्षेत्र समतल चूनायुक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं क्या क्या बताया है। इसमें ये बता रहा है कि कुंड, घोल रंध्र, लैपीज, चूना पत्थर के चबूतरे, इन सब का निर्माण कैसे होता है या फिर इनका अपरदन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर समझा रहा है पहले कि ये मान लीजिए एक गुफा है। सबसे सिंपली यहाँ पे समझाया बहुत अच्छे तरीके से। एक मिनट मैं इसको और छोटा कर दूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है कि ये एक गुफा है। ठीक है, एक मिनट बस थोड़ा सा ऊपर हल्का सा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, गुफा है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए पानी आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये पानी मान लीजिए इधर आ रहा है तो ये क्या करेगा, चूना पत्थर को घुलनशील करना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे काटेगा तो क्या करेगा, यहाँ से काटते काटते क्या करेगा, यहाँ पे आएगा। जब इसमें आएगा पानी तो इसमें इधर से काटेगा तो क्या करेगा, पूरी तरीके से ऐसे तो काट नहीं देगा चाकू के जैसा। ये क्या करता है, अपने फोर्स और दबाव के कारण जैसे उससे कटते बनता है वो काटता चलता है। इसे तब तक काटेगा जब तक कि उस साइड से निकल ना जाए। ठीक है, और अगर मान लीजिए किसी नदी के बीच या समुद्र के बीच में ये पहाड़ स्थित है तो इस साइड से भी इस पे दबाव पड़ेगा तो इधर से भी ये कटना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होता है, जब ये कटते कटते ये एक स्तंभ यहाँ पे रुक जाता है, मतलब इस तरीके से तो इसने काटा लेकिन यहाँ पे नहीं काटा तो क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा, जिसके माध्यम से ये ऊपर वाला टिका हुआ है। अब क्या होगा, ये जो नुकीली आपको ऊपर से दिख रही है वो स्टैलेक्टाइट है। स्टैलेक्टाइट का यहाँ पे निर्माण होगा, ऐसे ऐसे पानी गुजरेगा ऐसे ऐसे काटते हुए, और ये जो नीचे वाला हिस्सा बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैलेग्माइट। ठीक है, स्टैलेग्माइट ये हो गया। और ये क्या कर रहा है, एक तरीके से गुफा का निर्माण कर रहा है और गुफा का मुख यहाँ पे बना रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है घोल रंध्र क्या है, जब ये चट्टान, मान लीजिए ये चट्टान है, अब ये इसके चट्टान का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, मान लेते हैं ये चट्टान का ऊपरी हिस्सा है। अब जब ये ऊपरी हिस्सा क्या करेगा, पानी यहाँ से जब ऐसे यहाँ से गुजरेगी तो क्या करेगी, यहाँ पे क्या करेगा, एक तरीके से चूना पत्थर के बारे में इसको डिस्क्राइब किया मेनली। तो यहाँ पे क्या होगा, चूना पत्थर घुलनशील होने की वजह से यहाँ पे क्या करेगा, गड्ढा करेगा शंकु आकार में, इस प्रकार में शंकु आकार में इसको गोला करेगा और ऐसे से करते करते एक समय ऐसा भी आएगा कि इसे ध्वस्त कर देगा पूरी तरीके से। यहाँ पे जब ये टूटेगा इसे ध्वस्त कर देगा।
तो ये घोल रंध्र का काम कर रहा है पहले तो। अब ये घाटी सिंक युवाला कब होगा, जब यहाँ पर ऊपर के पहाड़ों को ये तोड़ते हुए नीचे पानी गिरेगी। यहाँ पे ऊपर से जाते जाते क्या होता है, ऊपर के पहाड़ों को जब तोड़ देगा, और नीचे भी तो जा ही रहा था, ऊपर हमने पढ़ा था ना, नीचे जाके खोखला कर ही रहा था। तो जब यहाँ से ऊपर ये तोड़ेगा तो ये क्या करेगा, नीचे का जो गहराई रहेगा ये युवाला का काम, यहाँ पे युवाला का निर्माण करेगा। तो बस बेसिकली यही बताया गया इस वाले में। और यहाँ पे निपाती रंध्र बता रहा है किस प्रकार गुफा का, मतलब ऊपर से कटेगा तो यहाँ पे गुफा का मुख बन जाएगा, इस साइड में बन जाएगा। घोल रंध्र में बता रहा है कि घोलते घुलते घुलते अंदर से घुस सकता है। हाँ, विलय रंध्र कई जगह से यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे जाते जाते ऐसे जाएगा, धीरे एक समय आएगा कि यहाँ पे काट देगा। तो बस यही सब है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। ये हो गया हम लोग का। यहाँ पे बता रहे क्या, काष्ठ स्थलाकृति के विभिन्न रूपों का परिच्छेद चित्र। ठीक है, जब घोल रंध्र व डोलाइन, अरे सॉरी लेपिस, कब लेपिस बनेगा वही बताया, वहाँ पे लेपिस हो जाएगा ये वाला एरिया। यहाँ पर कहाँ गया, कहाँ बता रहा था यार, लेपिज के रूप में तो नहीं बताया, लेकिन लेपिज आप एक तरीके से इस सेंस में मान लो कि इसको इस तरह से देख लो, जैसे ये एरिया है, ये पहाड़ हो गया, तो यहाँ से जब पानी काटेगा इसको तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा, इस प्रकार हम लोगों ने देखा, तो ये काटेगा और ऊपर से क्या करेगा, इसको ऊपर से भी काटते काटते इसको बीच में खोखला है, इसको ध्वस्त करेगा। तो क्या होगा, ये जो निर्माण होंगे ना, ये लेपिस के निर्माण हो जाएंगे बाद में। फिलहाल तो इसको क्या स्टेगमाइट कर रहे थे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे स्टेलेगमाइट, फिर बाद में क्या होगा, यही लेपिस का निर्माण हो जाएगा। चट्टानों की संधियों में भिन्न घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कभी कभी लेपिज के ये विस्तृत क्षेत्र समतल चूनायुक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बस यही बता रहे हैं। कंदराएं यहाँ पे गुफा कब निर्माण होगा, गुफा कब मैंने बताया था आपको, बार बार काटते काटते वो अंदर की तरफ पानी जब किसी पहाड़ को काटते काटते अंदर की तरफ जाएगा तो वो गुफा का निर्माण करेगा। जैसे प्रदेश जहाँ चट्टानों के एकांतर संस्त्र सैल, बालू, पत्थर व कार्टजाइट और इनके बीच में अगर चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानें हों, या जहाँ सघन चूना पत्थर चट्टानों के संस्तर हो, वहाँ प्रमुखतः कंदराओं का निर्माण होता है। पानी दरारों व संधियों से रिस्क सैल संतरण के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ बता रहा है कि ये मान लीजिए ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये पानी आ रही है, पानी आते आते क्या करेगा, इसको काटते काटते क्षैतिज अवस्था में आगे निकल जाएगा। तो एक प्रकार से ये ऐसा होल भी देखने को मिलता है कभी कभी, ऐसे ये पूरे पहाड़ रहेंगे लेकिन सेंटर में होल रहता है और उसमें से पानी गया रहता है। आपको यहाँ पिक दिखाएगा अभी आगे ये। तो जहाँ चूना पत्थर चाहे संस्तर, वहाँ प्रमुखतः कंदराओं का निर्माण होता है। पानी दरारों व संधियों से रिस्क सैल संस्तरण के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है। इसी तल संस्तरण के सहारे चूना चट्टानें घुलती हैं और लंबे एवं तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनाते हैं, जिन्हें कंदराएं कहा जाता है। कभी कभी विभिन्न स्तरों पर कंदराओं का एक जाल सा बन जाता है, जो चूना पत्थर चट्टानों के तल व उनके बीच संस्तृत चट्टानों पर निर्भर है। प्रायः कंदराओं का एक खुला मुख होता है जिससे कंदरा सरिताएं बाहर निकलती हैं। ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हों उन्हें सुरंग कहते हैं। अब क्या यहाँ बता रहा है कि जिस प्रकार यहाँ पे चट्टान है, यहाँ पे पानी इसको काटेगा, अब काटते काटते क्या करेगा, एक एरिया यहाँ पे बना देगा। लेकिन ये एरिया तब तक तो एरिया ही रहेगा, लेकिन क्या करेगा, जब ये काट के इसको बाहर निकल जाएगा पानी, तो क्या करता है, एक टनल का, एक सुरंग का निर्माण कर देता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पहाड़ी सुरंग। निक्षेपित स्थल रूप, अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट हैं, जो कार्बन युक्त जल, वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन में शीघ्रता से घुल जाता है। जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है, या जब चट्टानों के छत से जल वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानी धरातल पर टपकने से निक्षेपण हो जाता है। स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और स्तंभ, ये क्या है देखते हैं। स्टैलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ हैं जैसे होते हैं। प्रायः आधार पर या कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर पर पतले होते जाते हैं। ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं। स्टैलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में स्टैलेग्माइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं, या स्टैलेक्टाइट की ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। स्टैलेग्माइट एक स्तंभ के एक चपटी तस्तरी नुमा आकार में या समतल अथवा
क्रेटर नुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टेलेग्माइट तथा स्टेलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। अच्छा, ये देखिए दोस्तों किस प्रकार चूना पत्थर गुफा में स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट। ये दोस्तों बेसिकली चूना पत्थर पहाड़ों वाले चूना पत्थर के पहाड़ों में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसे वो घुलनशील रहता है, तो वो पानी को उसको घुलने में और काटने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, वो आसानी से उसे काटती हुई निकल जाती है। अब आता है हिमनद। कार्स्ट पृथ्वी में कुछ अन्य अपेक्षाकृत छोटे स्थल रूप आकृतियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें स्थानीय नाम से पुकारा जाता है। हिमनद क्या है? पृथ्वी पर पर्वत के रूप में हिम प्रवाह या प्रवर्तीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम संहति को हिमनद कहते हैं। महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद वे हिमनद हैं जो वृहत समतल क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले हों तथा पर्वतीय या घाटी हिमनद वे हिमनद हैं जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं। प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होते हैं। हमारे देश में भी अनेक हिमनद हैं जो हिमालय पर्वतीय ढालों से घाटी में बहते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के उच्च प्रदेशों में कुछ स्थानों पर इन्हें देखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद का अग्रभाग गोमुख है? गंगोत्री हिमनद का अग्रभाग गोमुख है। वास्तव में अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी हिमनद से है। देवप्रयाग के निकट अलकनंदा व भागीरथी के मिलने पर यहाँ से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग के निकट अलकनंदा व भागीरथी के मिलने पर इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ये नदियों वाले चैप्टर पढ़ाऊँगा दोस्तों, तो उसमें आप लोग को सब क्लियर कर दूँगा। ये हिमनद है, जिस प्रकार घाटी में देखिए किस प्रकार ये जमा हुआ है। जब ये पिघलेगा, मेल्ट होगा, तो यही सरिताओं का निर्माण करेगा। ठीक है। हिमनदों से प्रबल अपरदन होता है, जिसका कारण इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण है। हिमनद द्वारा कर्षित चट्टानी पदार्थ प्रायः बड़े गोलाश्म व शैलखंड इसके तल में ही इसके साथ घसीटे जाते हैं या घाटी के किनारों पर अपघर्षण व घर्षण द्वारा अत्यधिक अपरदन करते हैं। हिमनद अक्षय रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपरदन करते हैं, जिससे ऊंचे पर्वत चोटी पहाड़ियों मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद के लगातार संचलित होने से हिमनद मलबा हटाता होता है, विभाजक नीचे हो जाता है और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचलन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा निम्न पहाड़ियों व अन्य निक्षेपित स्थल रूपों वाला एक हिमानी धौत रह जाता है। चित्र 7.12 7.13 हिमनद के अपरदन व निक्षेपण से निर्मित स्थल रूपों को दर्शाता है, जिसका वर्णन भी अगले अनुच्छेद में किया गया है। तो ये पिक देख लेते हैं दोस्तों, क्या बता रहे हैं यहाँ पे। काल है, श्रृंग है, सर्क है, ये सर्क का निर्माण है। रुंडित है, नीलंबी घाटी, अरेत, अंतिम हिमोड़, हिमानी धौत मैदान। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं पे रोकते हैं इस वीडियो को। अभी फ़िलहाल अगले पार्ट में हम लोग यहाँ अपरदित स्थल रूप से शुरू करेंगे। ठीक है, और वहीं से स्टार्ट करते हैं फिर से। अभी के लिए बस इतने पे ही रोक रहा हूँ। अगर कुछ आपको मैं अगर कहीं पे गलत हो गया हूँ तो आप मुझे सुधार सकते हैं। वैसे उम्मीद किया हूँ कि मैं सब सही बताया, जहाँ तक मुझे समझ में आया। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ बेसिकली, तो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं जिसे आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपरदित स्थल रूप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।